Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, welcome, Pradam, and hello. My name is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today's video is dedicated to 12th graders, and today we are going to start with a new topic, and that is electric field. In my previous video, I had discussed numericals related to Coulomb's law. If you haven't seen that video, link of the video will be given in the description. You can go and click on it. So, without wasting our time, let's get started. Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या समझना है बेटा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेते हैं कि नेचर में फोर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अंडर द कॉन्टैक्ट फोर्स बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है. सो दिस फोर्स इज प्रोड्यूसेस व्हेन टू बॉडीज आर एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. However, there are certain bodies which are not in contact with each other, but still they are experiencing the force. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तब इसमें क्या हुआ कि चार्ज है, चार्ज बॉडी है, एक दूसरे के से सपोज करो कोई भी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दे विल सप्लाई अ फोर्स ऑन ईच अदर. इट कुड बी अट्रैक्टिव फोर्स, इट कुड बी रिपल्सिव फोर्स, कुछ भी हो सकता है. पोलैरिटी पे डिपेंड करता है चार्ज के. अब क्वेश्चन यही उठता है कि ये जो दो बॉडीज है, दो चार्ज बॉडीज है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, स्टिल दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स. सो द क्वेश्चन इज, ऐसा तो कौन सी चीज है इन दोनों पार्टिकल के बीच में, दो सोर्स चार्ज के बीच में, जिसके वजह से ये पार्टिकल्स, ये सोर्स चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. एंड दैट is something what we are going to discuss called field. ठीक है. तो field एक ऐसा concept है which has developed to understand the concept of force, that how does the force is exerted on the other particles even if they are not in contact with each other. So basically electric field is defined as how much force is experienced by any charged particle if it is present or if it is placed across the like source charge. Basically charge is divided into two parts, source charge and the other is, let's say, test charge. Source charge का मतलब क्या हुआ? Let's say Q is my source charge and test charge is your Q naught. सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और टेस्ट चार्ज वो हमारा चार्ज है जहां पे हमें मेजर करना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितनी है. सो टेस्ट चार्ज मतलब एक हमारा एक्सपेरिमेंटल चार्ज है जो हमें बताएगा कि कोई भी लोकेशन पे ये टेस्ट चार्ज को रखोगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है. सो इट जस्ट एक्सपेरिमेंटल चार्ज. इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका बस एक ही इंपॉर्टेंस है कि एक तरीके से वो उस फील्ड में प्रेजेंट है और हाउ मच electric field is experienced on that experimental charge. That is what we are going to measure. Okay. So first, to understand the electric field, we have to understand these two charges that just मैंने इन दोनों के बारे में बताया. And if I say, if this is my source charge Q, this is your Q charge, तो Q के आसपास एक field develop होगा, right? So this field is called इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखना, चार्ज के आसपास जो फील्ड डेवलप होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. और अगर मास के आसपास जो फील्ड डेवलप करती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है. तो अगर इस फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज को रखा जाए, सपोज करो यहां पे मैंने इस फील्ड का जो डिस्टेंस है, लेट्स से r इज अ डिस्टेंस, और यहां पे हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को रखा r डिस्टेंस पे, यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज को रखा. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज प्रोवाइडेड द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज मस्ट बी क्लोजर टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. So electric field is force experienced by this test charge provided the magnitude of this charge should be smaller. अगर स्मॉलर नहीं होता तो क्या होता कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की रीडिंग हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पोजीशन पे कितनी है वो हमें नहीं पता चलता.
है ना. तो this is the definition of electric field, and it always exists. Electric field, it exists around the region of charge. I hope ये क्लैरिटी अच्छी तरीके से आ रही होगी. हाँ, अभी तक सब सही आ रहा है. ठीक है. तो अब हमारा काम क्या है बेटा? We need to derive the expression of electric field due to this point charge. इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी बोलते हैं. आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप यूज कर सकते हो. इन बुक में तो पॉइंट चार्ज भी देते हैं, कभी क्वेश्चन में पॉइंट टेस्ट चार्ज भी दिया जाता है. सो डिपेंड्स. बट याद रखना, टेस्ट चार्ज का पॉइंट चार्ज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये हमारा एक्सपेरिमेंटल चार्ज है ना. सो व्हाट विल बी द unit of electric field? Unit of electric field will be Newton per coulomb. और डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इज फोर्स. फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t-2 मास इंटू एक्सेलरेशन. और चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम. सो करंट क्या हो गया? एम्पियर इंटू टाइम. ठीक है. सो यहां पे हो जाएगा m1 L1 and this is A-1 और T-3. This is the dimensional formula of electric field. याद रखना, यहाँ पे फोर्स का क्या होता है? यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और करंट का क्या होता है? दिस इज I इक्वल्स टू Q/T. ये दो एक्सप्रेशन के बेस पे हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव what will be the value or what will be the expression of electric field at a distance r, right? So electric field due to point charge, that is what we are going to derive. Diagram same रहेगा, बस हमें बस expression derive करना. Electric field due to point charge. ठीक है. तो यहां पे सपोज करो हमारे पास यहां पे मैंने एक सोर्स चार्ज रखा Q. सोर्स चार्ज रखा Q, कैपिटल Q. यहां पे मैंने प्लस लिखा हुआ है. लेट्स से दिस इज योर सोर्स चार्ज. और यहां पे R डिस्टेंस पे यहां पे मैंने एक रखा टेस्ट चार्ज, है ना. अब यहां पे ये क्या है? सोर्स चार्ज. यहां पे मैंने रखा है टेस्ट चार्ज. और सेपरेशन कितना है? ये वाला सेपरेशन बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज R. ठीक है. अब एक और चीज हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से, एक कन्वेंशन है याद रखना, कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इफ दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज विल बी रेडियली आउटवर्ड. पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी रेडियली आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, सपोज आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी रेडियली इनवर्ड. हाँ, इट विल बी रेडियली इनवर्ड. ये एरो पे ध्यान देना. हियर दिस एरोज इज गोइंग आउटवर्ड एंड हियर एरोज आर concentrating toward the negative charge. So now, considering the polarity of the charges are same, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या होगा कि इफ दे आर सेम, पॉजिटिव चार्ज हमने लिया हुआ है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब एंड दिस इज द डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से. ठीक है. तो यूनिट वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R से. R is represent the direction of that field. Clear? So electric field is equal to limit Q naught tends to 0. ये वाला यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज किया, limit Q naught tends to 0, force upon test charge. यही एक्सप्रेशन है. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना हो तो सबसे पहले we need to find that electrostatic force experienced between these two charge. So F is equal to capital Q, K into capital Q, Q naught by the distance between them, that is R square. And direction क्या है force का? Outward. So this is the direction of force. Unit vector.
है ना। और उसी तरीके से वेक्टर मैंने लगा दिया, वेक्टर लगा दिया तो मैंने यूनिट वेक्टर भी लगा दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सब वैल्यूज रखो, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, फोर्स की वैल्यू यहां पर रखना है, कैपिटल क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, यहां पे स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इंटू आर वेक्टर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिसाइडेड। क्या डिसाइड होगा कि इफ Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड इफ Q इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड। ये मैंने यहां पे जो डायग्राम बनाया उसी चीज के लिए बताया। इफ Q इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड एंड इफ Q इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। अब फोर्स का भी हम देख लेते हैं कि फोर्स का एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, सो कैन वी राइट फोर्स एज the force which is relating electric field is equal to E times of Q naught. This is the expression of electrostatic force. F is equal to E times of Q naught. ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है कि अगर डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज पॉजिटिव के लिए क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड, लेट मी राइट इट हियर ताकि कंफ्यूजन ना हो, दिस इज रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड। सो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड है तो यहां पे साइन रखोगे तो फोर्स की वैल्यू भी सेम डायरेक्शन में आएगा। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हुआ, फॉर पॉजिटिव चार्ज इफ Q इज पॉजिटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, और इफ Q इज नेगेटिव क्या होगा, Q अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज अगर यहां पे नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, टेस्ट चार्ज। यहां पे याद रखना कि ये Q किसका पोलैरिटी बता रहा है, ये Q है टेस्ट चार्ज की पोलैरिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की पोलैरिटी है, ठीक है। तो अगर यहां पे सोर्स चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सोर्स चार्ज अगर आपका, मैं यहाँ पे Q नॉट ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, दिस इज योर Q नॉट, ठीक है, दिस इज योर Q नॉट। सोर्स चार्ज हमारा जो होगा ये Q वो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा मतलब हमने जो कंसिडर किया हमने कंसिडर किया कि सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही है, लेकिन अगर टेस्ट चार्ज इनकेस अगर नेगेटिव होता तो फोर्स कहां पे होता, इट विल बी इनवर्ड। तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आई होप इतना क्लियर दिख रहा होगा। ओके, थोड़ा और बड़े तरीके से लिखते हैं, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे मैं डायग्राम बना के मैं बता दे रहा हूं कि एक्चुअली मैं बोल क्या रहा हूं, कि अगर यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज रखा, और ये है यहां पे टेस्ट चार्ज, ठीक है, दिस इज योर Q नॉट, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज, दिस इज योर सोर्स चार्ज, सोर्स, एंड दिस इज योर टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज की वजह से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट्स से यहां पे जो टेस्ट चार्ज है वो उसकी जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है, लेट्स से दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी क्या होगा, बाय द एक्सप्रेशन ऑफ F इक्वल्स टू Q नॉट E, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो। क्लियर हो रहा है, डायरेक्शन हम बता रहे हैं, दिस इज लेट्स से R,
आर इज यूनिट वेक्टर जो हमें बता रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द फोर्स। लेकिन अब उल्टा केस लेते हैं, यहां पे इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, कब, व्हेन सोर्स चार्ज कैपिटल Q एंड Q नॉट इज पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ये आपका कैपिटल Q है। अब सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लेकिन टेस्ट चार्ज की पोलैरिटी में चेंज कर रहा हूं। दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हमने रखा, यहां पे मैंने क्या रखा, Q नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज कौन है, कैपिटल Q। अब ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। फोर्स का क्या होगा, अगर इफ यू कंसीडर दिस इज योर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो बाय द फॉर्मूला F इक्वल्स टू QE, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। So for a negative charge, the direction of force is always opposite to the direction of electric field. ठीक है? So E and F are opposite in direction, are in opposite direction when Q and Q naught are opposite. I hope ये समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एक और एग्जांपल में दे रहा हूं, सपोज करो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, नेगेटिव चार्ज रखा। अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अगर नेगेटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स कहाँ पे होगा, बाय दिस कन्वेंशन सोर्स चार्ज का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो नेगेटिव चार्ज रखा होगा, उस नेगेटिव चार्ज का पोलैरिटी अगर नेगेटिव होगा इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, so if you are placing a negative charge inside the electric field it will be opposite, और अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स कहां पे होगा, it will be along the direction of electric field। ठीक है, so always remember, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो मैं एक और पार्ट ऐड कर दे रहा हूं, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ में मैंने समझाया था कि हाउ मच एक्चुअली टोटल फोर्स एक्सपीरियंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने समझाया होगा कि अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल की वजह से अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो आई हैड स्टेटेड दैट द टोटल फोर्स ऑन दैट पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट पॉइंट चार्ज, द वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। तो उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। सपोज करो सेम ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओ कोऑर्डिनेट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे मैंने सपोज कर लो यहां पे मैंने Q1 चार्ज रखा और यहां पे हमने Q2 रखा, यहां पे सपोज करो Q3 रखा, यहां पे रखा Q4, सबकी एक कोऑर्डिनेट है। सपोज करो दिस इज योर R1, this is your R2, this is your R3, these are the position vector of individual charges and this is your R4 and you have to find let's say तब कहां तक गए आपके पास, let's say n चार्ज है, Qn चार्ज, ठीक है, Qn चार्ज है जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना है Rn। अब सारे चार्जेस के वजह से एक पॉइंट, सपोज करो ये वाला P पार्ट है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या होगा, इस चार्ज की वजह से Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा। ठीक है, सपोज करो ये टेस्ट चार्ज जो है वो R डिस्टेंस में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगा, Q2 की वजह से यहां पे Q2 है तो Q2 की वजह से यहां पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा E2, Q3 यहां पे है, Q3 विल बी गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन E3,
Q4 की वजह से कुछ यहां पे आएगा Q4। उसी तरीके से आप देखोगे En की वजह से, Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे यहां पे आएगा, En आएगा। तो ओवरऑल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है उस पॉइंट चार्ज पार्टिकल पे, तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is equal to vector addition of individual electric field produced by the charge particles, the E1 plus E2 plus E3 up to En। तो बताओ इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल के लिए के, हमारा फॉर्मूला जो है के Q1 अपॉन distance between this one, let's say this is your R1 square। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि मैं इसी का बता दे रहा हूं कि ये वाला अगर आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स का मैंने डिराइव करवाया था, एग्जैक्ट वैसा ही है। तो मैं इसमें ये वेक्टर एडिशन में वापस रिपीट नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे क्या है, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी सब रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो Q1 चार्ज के बारे में बात करो, यहाँ पे एक Q1 है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Q1, ये पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है, यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज है Q0, जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कहां पे है बेटा, R पे। और यहाँ पे ये जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल एंड दैट इज लेट्स से R डैश। हमें नहीं पता क्या होगा, इट विल बी लेट्स से R डैश, या फिर लेट्स से दिस इज योर यू आर गोइंग फ्रॉम 1 to 0, so that is R going toward 0 from 1, this is the coordinates, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम में। तो R01 की वैल्यू क्या होगी बेटा, R01 होगा if there is a two heads and two tail are coinciding, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी R is equal to R1 plus R01, तो R01 क्या हुआ, R01 is equal to R minus R1। ठीक है, R माइनस R1। तो वो सेम एक्सप्रेशन आपको यहां पे रखना है कि अगर इसके बीच का कोऑर्डिनेट, मतलब कि Q1 चार्ज से 0 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है 0,1 होगा, उसी तरीके से Q2 और 0 के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 0,2। उसी तरीके से Q3 और दिस ये वाला Q0 चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा वो R of 0,3 होगा। तो वो सारा चीजों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो बाय द एक्सप्रेशन के Q1 किसका है, ये चार्ज की वैल्यू, के Q1 अपॉन डिस्टेंस किसका होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस Q1 एंड Q0 चार्ज, वो डिस्टेंस हमारा कितना है, R01। तो R01 का होल स्क्वायर, याद रखना दिस इज मैग्नीट्यूड, सो दिस इज R01 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, R01 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर विल बी R01 का यूनिट वेक्टर, है ना। उसी तरीके से हमें क्या करना है, सेम वे यू हैव टू डू फॉर द E2, E3, E4 एंड फॉर द E2 इट विल बी K टाइम्स ऑफ Q2 R02 यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड R02 होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से Q3 का भी करिए, K Q3 यूनिट वेक्टर R03 का यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R03 होल स्क्वायर। कहां तक करना है हमें, वी हैव टू गो अप टू लास्ट चार्ज K Qn डिवाइडेड बाय R0n होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R0n यूनिट वेक्टर। आगे बेटा, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, देखो जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लो, है ना। और यहां पे आएगा समेशन की साइन, समेशन Q I, ठीक है, I इज इक्वल टू एन R ऑफ 0I यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R0I होल स्क्वायर। समेशन कहां से कहां तक हमें स्टार्ट करना बेटा, I विल बी टेकन फ्रॉम 1 to n। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसको आप चाहो तो एक्सपांड भी कर सकते हो, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, R0I को एक्सपांड करोगे, जैसे R01 है, R01 को एक्सपांड किया क्या बना, R माइनस R1। ठीक है, R माइनस R1। तो उसी तरीके से इसको एक्सपांड करोगे तो क्या बनेगा, K सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से n Qi
r को एक्सपांड करो, दिस विल बी r, ठीक है। r0 मीन्स कुछ नहीं है, r0 मीन्स लोकेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, दैट विल बी r माइनस ri, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। तो r माइनस ry डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर का भी एक्सप्रेशन अगर याद होगा तो मैंने बताया होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। r वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये बन गया वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड r माइनस ri, और यहां पे हमारा डिनोमिनेटर में r0 माइनस r0 माइनस ri, तो यहां पे बनेगा r माइनस ri होल स्क्वायर, दीज आर ऑल्सो मैग्नीट्यूड। तो अगर आप इसको आप ऐड कर लेते हो, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। तो अब कैलकुलेशन में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा ये वेक्टर्स को अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है कूलम्स लॉ में, तो अगर आपको रिवाइज करना है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ईपी that is overall electric field at point P is equal to K times sigma I equals to 1 से n QI into this is R minus RI divided by magnitude of R minus RI whole cube. So this is the general expression of electric field due to multiple charge, ठीक है, where r is the position vector from origin to the test charge and ri would be the position vector between this what we say from 0 to individual position charge particles, 0 to q1 it could be 0 to q2 it could be 0 to q1, it could be any charge position vector, right? And if you take a difference, that means it is a difference that is the distance between these two charges. It could be charge of q1, it could be charge q2, it could be charge q3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम मैंने एक चार्ज को लेके मैंने बता दिया है कि यहाँ पे q1 चार्ज है, यहाँ पे q0 चार्ज है, और मैंने वेक्टर के साथ भी समझाया कि सपोज करो q1 r1 पोजीशन वेक्टर पे है, q0 r पोजीशन वेक्टर पे है, तो इन दोनों का सेपरेशन क्या होगा, तो मैंने बता दिया r01 लेट से, तो r01 की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी r माइनस r0, यहाँ पे सॉल्व करके मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये सारा जो हमने एग्जाम्पल हमने किया उसके बेसिस पे हम थोड़ा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ दैट इज द ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस ग्राफ के बेसिस पे कभी कभार एमसीक्यूज में ग्राफिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ भी पूछ लेते हैं, तो लेट्स पे अटेंशन टू द ग्राफ आल्सो। और ग्राफ से पहले मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर लेता हूं, मैं लिखूंगा नहीं बट बता दे रहा हूं कि जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ इमेजिनरी लाइंस which has been framed around the charged particles so that we can understand the influence of electric field around the charge. चलो मैं बता ही दे रहा हूं, there is another concept called electric field lines. Electric field lines. Electric field lines are nothing but it is the imaginary lines around the charged particles. To understand its imaginary field lines, to understand electric field. For example, like अगर मैंने यहां पे कोई भी एक फील्ड लाइंस यहां पे बना दिया, ठीक है, सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैंने तीन लोकेशन मैंने सिलेक्ट किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट और यहां पे मैंने सी पॉइंट लिया। अब ए पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना यहां पे, सो दिस विल टेल यू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट पॉइंट ए। बी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बनाते हो, that will give you the direction of electric field exactly at point B, और यहां पे सी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हो, that will give you direction of electric field at point C. So since electric field is a vector quantity, then obviously electric field must have a direction as well as magnitude, but with the help of this electric field lines we will be able to deduce the concept of the influence of electric field
around the charges by drawing this diagram, by drawing this imaginary curved around the charge particles. ठीक है, अभी जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे एक पॉइंट ये हो जाता है कि two field lines never crosses each other or they never intersect each other. Why? Because at a point of intersection they will have a two direction and that is not possible. So yes, अगर जैसे मान लो पहला डायरेक्ट है, two field lines, these are the property of electric field lines, like two field lines never intersect. Like if you draw this field line A and there is another field line B, right? This is the direction of electric field line. So you may see that at a point of intersection, this could be the direction of EA, electric field due to A. This could be the direction of EB, electric field due to B. So at point, two directions at a point of intersection is not possible. Not possible. ठीक है, ये तो बेसिक चीज था कि field line, two field lines are never crosses each other. And one more thing that we need to add, that more will be the number of field lines, means field line density if increases, the strength of the electric field at that point will be more, right? So field line is also resembles the strength of this electric field. तो अगर मैंने यहाँ पे या फिर सिंपल एक पॉइंट लिख दो कि more electric field lines, which is implies more strength of electric field और वाइस वर्सा. ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, अदरवाइज कम होगा. ठीक है, आप इस तरीके से भी एक डायग्राम बना लो. यहाँ पे अगर मैंने ये डायग्राम मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी बना दिया, दो क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया, तो ये दोनों केसेस में आपको पता चलेगा. लेट्स से दिस इज योर ए पोजीशन, दिस इज योर बी पोजीशन. तो यहाँ पे EA, the strength of electric field is more compared to EB. क्यों? बिकॉज इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पेसिंग बहुत कम है. तो जितना कम स्पेसिंग होगा फील्ड लाइंस के बीच में, उतना ही ज्यादा उस रीजन में इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा. इट इज एग्जैक्टली सेम एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोलर रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. व्हाई? बिकॉज वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है. ठीक है, and tangent will give us the direction of electric field at that point. So these are the basic ideas. और हाँ, क्या है कि ये तो मैंने बता दिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, और इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज इट विल बी रेडियली इनवर्ड. पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इफ दे आर कमिंग आउटसाइड, इफ दे आर गोइंग आउटवर्ड और इफ दे आर कमिंग इनवर्ड, विचएवर सरफेस, कोई भी सरफेस पे अगर ये फील्ड लाइन जा रही है ना, तो they will always perpendicular to that surface. ठीक है, this electric field lines always perpendicular to the surface. अभी जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया और सपोज करो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फील्ड लाइन यहाँ पे आएगी तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही गिरेगा. ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ से फील्ड लाइन इमर्ज हो रहा है तो इमर्ज भी परपेंडिकुलर ही होगा. ठीक है, अब यहां से आएगा और यहाँ पे सिंकिंग भी उसका परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो दिस इज दी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक है, और जितना ज्यादा स्पेसिंग होगा उनके बीच में, दैट इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपल्सिव इन नेचर, और जितना कम स्पेसिंग होगा दैट विल इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो सोर्सेस आप यूज कर रहे हो दे आर अट्रैक्टिव. ठीक है, तो यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ दे आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैंने सेम पोलैरिटी अगर बनाया तो क्या होगा बेटा, सेम पोलैरिटी, जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे भी मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया, सपोज करो स्पेस बना लेते ना, फिर बनाते, पॉजिटिव चार्ज भी सेम रहेगा पर इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा. ठीक है,
पास में बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो देखो दिस विल बी ऑल्सो गोइंग आउटवर्ड, यहां से ये बाहर जा रहा है ना, और यहां से भी अगर देखा जाए तो दिस चार्ज इज ऑल्सो रेडिएटिंग आउटवर्ड, बट दे विल बी मूव्ड, इस तरीके से ये बाहर निकल जाएंगे। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, बट दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे, ठीक है। So basically, yeah, this is the diagram of electric field lines for the same charge particle. ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो कि ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे, दे विल नॉट इंटरसेक्ट। और यहां पे ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, द पॉइंट वेयर देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। ये आपको लग रहा होगा लूप बन रहा है, लूप बन रहा है, लूप ऐसा नहीं होता। लूप कैसा होता है कि सपोज करो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हुआ, फिर नेगेटिव चार्ज पे सिंक किया, फिर नेगेटिव चार्ज से इमर्ज होता और फिर पॉजिटिव चार्ज पे सिंक करता, तो हम बोलते हैं कि वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे सिंक हो रहा है, बस खत्म, और नहीं हो रहा। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोलैरिटी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इमर्ज होती है, साउथ पोलैरिटी पे सिंक कर रही है, और इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी इमर्जिंग फ्रॉम साउथ एंड गोज बैक टू द नॉर्थ पोल। ये प्रोसेस चलता रहता है। सो दैट वाज द another point that you can add, that electric field lines never form closed loop. Electric field lines never forms closed loop, ठीक है, closed loop। अब आई होप ये जो मेन पार्ट जो हमें समझाना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो क्लियर हो गया होगा। अब हम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। बट इसका कन्वेंशन हमें याद रखना है। कन्वेंशन क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब बस एक कन्वेंशन में समझा रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोऑर्डिनेट के राइट हैंड साइड पे होगा डायरेक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपर पोर्शन सिलेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट का अपर पोर्शन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो आपको कोऑर्डिनेट का लोअर पोर्शन लेना है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, वो ये कन्वेंशन इन द सेंस कि याद रखना, इसके बेसिस पे मैं आपको समझा दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल लाइक पहला जो एक्सप्रेशन था क्या था, E इक्वल्स टू KQ/R², याद है। अब हमें क्या चाहिए कि अगर मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट ये मैंने बनाया और कोऑर्डिनेट पे एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने चार्ज रखा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने रखा यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज का अगर डायरेक्शन देखें राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, मतलब यहां से भी जाएगा। इस लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। अब यहां पे देखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड पे हुआ तो आपको कौन सा पोर्शन लेना है, अपर पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन लेना है, दिस इज योर अपर पोर्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको कौन सा पोर्शन लेना है, लोअर पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन। अब समझते हैं, इसका ग्राफ समझते हैं। अब बेटा देखो, अगर दिस इज द ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर, अगर आर की वैल्यू 0 लेते हो, मतलब आर की वैल्यू एकदम 0 होगा, तो आर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंफिनिटी। मतलब अगर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो वहां पे नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर की वैल्यू अगर इंफिनिटी रहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इट विल बी 0। मतलब अगर देखोगे तो ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर स्क्वायर का क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द राइट हैंड साइड, दिस इज द पोर्शन। यहां पे क्या होता है, एट आर इक्वल्स टू 0
E tends to infinity, and here when R tends to 0, when R tends to infinity, E tends to 0. ठीक है, अब ये हुआ राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड. अब यहां पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में मैंने बोला लोअर पोर्शन लेना है. लोअर पोर्शन लेना है मतलब चार्ज की वैल्यू क्या होना, सेम चीज होगा कि अगर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो E की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी. 0 बट इंफिनिटी. नेगेटिव डायरेक्शन में आपको लेके चलना है ये वाला दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में. बट आपको सेम ही कॉन्सेप्ट यूज करना है. ये वाले पोर्शन में R की वैल्यू क्या है, यहां पे R की वैल्यू इंफिनिटी है. R की वैल्यू इंफिनिटी है मींस माइनस इंफिनिटी है. R की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखा हुआ है तो E की वैल्यू कितनी है, 0. ठीक है, और यहां पे क्या है, R की वैल्यू 0 रखा है या फिर तो E की वैल्यू कितनी आई, माइनस इंफिनिटी. ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है. बाकी ग्राफ तो सेम आएगा. 0 R की वैल्यू इंफिनिटी रखो तो 0 आएगा, R की वैल्यू 0 रखो तो इंफिनिटी आएगा. ग्राफ हमेशा इस तरीके से कन्वेंशन लिखना है. ई राइट साइड में अपर पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड में लोअर पोर्शन. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए. नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ क्या होगा देख लेते हैं. अगर इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज हियर, ये मैंने बना दिया नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इट विल बी रेडियली इनवर्ड. मतलब अगर मैं यहां पे E वर्सेस R का ग्राफ बनाऊं, E वर्सेस R का, सो इस केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E टुवर्ड लेफ्ट है ना, और यहां पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे E टुवर्ड राइट बन गया. तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो पोर्शन कौन सा लेना है, लोअर वाला पोर्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सेम ही है. दिस इज द डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो यहां पे ये बनेगा और यहां पे बनेगा राइट हैंड साइड में अपर वाला पोर्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज. अगर मान लो कि दो चार्जेस हो गए, सपोज करो दो चार्जेस मैंने रखा यहां पे, दो पॉजिटिव चार्ज. अब दो पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या किया, कोई भी कोऑर्डिनेट से मैंने सेपरेट कर दिया एक्स डिस्टेंस पे. ठीक है, या फिर ए डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो. सपोज करो ये डिस्टेंस है आपका ए, ये आपका एक्स एक्सिस है. ठीक है, ये डिस्टेंस आपका ए है. अब क्या करना है आपको, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है. तो सबसे पहले क्या करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर लो. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड, दिस इज ई लेफ्ट, यहां पे ई राइट. ठीक है, यहां पे ई लेफ्ट, ओके, यहां पे ई राइट. ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया. अब पोर्शन उसी हिसाब से डिसाइड कर लेना. ये कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे 0 है. अब 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है. ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. यहां पे भी मैंने एक बना दिया पोर्शन, यहां पे भी मैंने एक पोर्शन बना दिया. सपोज करो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया. ये हो गया आपका रीजन 1, ये हो गया रीजन 2, और यहां पे आ गया रीजन 3. अब यहां पे आपको ग्राफ की वैल्यू ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है. वर्टिकल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल वाला आपका डिस्टेंस. तो अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है ना. या एक और चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं कि देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड में. ये वाला अगर दूसरा वाला चार्ज के बारे में देखोगे तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है. लेकिन मैक्सिमम डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा बेटा, मैक्सिमम डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से होगा, है ना. अल्दो दे आर सेम पोलैरिटी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा. बट याद रखना कि डोमिनेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो डायग्राम होगा वो कहां पे बनेगा, लोअर पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड में लोअर पोर्शन. तो ये हो गया आपका लोअर पोर्शन का ग्राफ. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है. अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है. तो इसका मतलब ओ पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रही है
है ना, बिकॉज चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ओ पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा, एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जा रही है। तो लेकिन जीरो हो जा रही है तो वहां पे तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम आने वाला है, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। देखो ई राइट के लिए हमें क्या करना है, अपर पोर्शन करना है, तो यहां तक के लिए जो ग्राफ आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं ब्लैक से बना दूं, चलो यहां तक के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये बना, बट यहां पे हो रहा है जीरो, ए राइट पे बन रहा है जीरो, किसके वजह से, यहां पे देखना मैंने जीरो पे इसलिए इंटरसेक्ट किया बिकॉज चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, सेपरेशन भी सेम है, तो पॉजिटिव है, तो नल पॉइंट इनका कहां पे आएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, दैट विल बी एट ओ पॉइंट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड में लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन के लिए कैसा ग्राफ बनाया, जीरो से स्टार्ट होगा और फिर ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां पे ग्राफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज ई राइट, राइट पे क्या करना है, कहां गया राइट, राइट पे अपर पोर्शन ये वाला राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 रीजन्स। ठीक है, तो ये ग्राफ आप ध्यान रखना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा न्यूमेरिकल्स और स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड अगर प्रॉब्लम आती है तब। आई होप आज का जो टॉपिक जो था इट वाज थॉरली बेस्ड ऑन द concept related to electric field and the basic idea of the electric field. And in the next lecture, I'm going to discuss electric field due to a continuous body. For example, like ring होगा तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिस्क होगा तो डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर रिंग होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लाइन चार्ज वैल्यू मतलब एक लंबा सा एक इन्फिनिट रोड होगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पी या फिर कोई भी रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो दिस ऑल द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू द कंटिन्यूस बॉडी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी जो भी मैंने डिस्कस किया वो पार्ट को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कीजिए। ठीक है,